आज हम लाइफ इन द यूके टेस्ट का टेस्ट नंबर 8 करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये टेस्ट जो है वो ILR और ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए रिक्वायरमेंट है। ये एक रिक्वायरमेंट है, दूसरा B1 है। तो ये दो टेस्ट जो है लाइफ इन द यूके और B1 टेस्ट दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वजह से आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि ये लाइफ इन द यूके टेस्ट से रिलेटेड वीडियो है तो हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से बीच में गायब था, बना नहीं सका वीडियोस। इस वजह से थोड़ी मसरूफियत थी तभी ऐसा हुआ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहें। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा भी, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम इसका टेस्ट नंबर 8 करते हैं, तो देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या है। जैसा कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले कि 24 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट के अंदर, और उसमें से आपको 18 क्वेश्चंस के आंसर ठीक देने होते हैं। और इस सारे टेस्ट का टाइम जो है वो 45 मिनट्स है। तो ये बहुत इनफ टाइम है 24 क्वेश्चंस के लिए। सो इस वजह से आप टेक योर टाइम और आराम से तसल्ली से इसको टेस्ट करें। किसी किस्म का जल्दी करने की या रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड्स। नॉर्दर्न आइलैंड का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो बेलफास्ट है, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन के साथ एक मिलता जुलता और क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स एंड व्हाट्स द कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। तो बस आपको ये याद रखना होगा। चारों कंट्रीज़ के कैपिटल आपको अगर याद हैं तो 4 क्वेश्चन तो इजीली आपके सॉर्ट आउट हो गए। इंग्लैंड का कैपिटल सिटी लंदन है। बेल्फ जो वेल्स है उसका कैपिटल सिटी कार्डिफ है। स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी जो है वो एडिनबरा है। और नॉर्दर्न आयरलैंड का तो ये आपके सामने है, बेलफास्ट, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चंस आपके आराम से सॉर्ट आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन to the day when people play jokes on each other until midday। वो कौन सा दिन है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिड डे तक यानी दोपहर तक जोक्स करते हैं? रिमेम्बरेंस डे, अप्रैल फूल्स डे, और हेलोवीन या वैलेंटाइंस डे। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए कि ये अप्रैल फूल्स डे है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन यूं भी बाज़ आता है कि ट्रू फॉल्स में आ जाता है कि अप्रैल फूल्स डे में लोग मिड डे तक ही जोक्स करते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अप्रैल फूल वाले दिन लोग सारा दिन जोक्स करते हैं यानी सुबह से शाम तक, सो वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। टेक्निकली यानी उसूल के मुताबिक तो मिड डे तक करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक ही करते हैं, तो वो फिर देखा जाए तो वो फिर फॉलो नहीं करते। सो मिड डे तक ही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन 3 है, हु इज़ द फास्टेस्ट पर्सन टू हैव सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड सिंगल हैंडेड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन 4 में से वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने अकेले में, सिंगल हैंडेड कहते हैं अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया सेल करके यानी कश्ती पे बैठ के, ठीक है। यानी कौन से आदमी ने पूरी दुनिया के गिर्द कश्ती के ऊपर बैठकर चक्कर लगाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये जो है डेम एलन मैकआर्थर, ठीक है। ये वो लेडी हैं जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया दुनिया के गिर्द कश्ती में। सो आपको अब इसको हम कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। हम जो लफ्ज़ वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का दूसरा उसको अर्थ भी कहते हैं। मतलब हमने अपने आसानी के लिए कोई ना कोई लिंक्स तो बनाने हैं ना, चाहे जैसे भी हो। तो
अर्थ जो होती है, ज़मीन को कहते हैं, वर्ल्ड दुनिया को कहते हैं, बात ऑलमोस्ट एक ही है। सो अब आप ये देख लीजिए कि इस लेडी के नाम में भी ये एल, नाम इसका ई से शुरू होता है, तो बस इसको हम यूँ कर लेंगे कि जिसका नाम ई से स्टार्ट हो रहा है उसी ने अर्थ यानी वर्ल्ड के गिर सारा चक्कर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है कि पहली जंग अजीम जो थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो ख़त्म कब हुई थी, किस दिन ख़त्म हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो नंबर 2 है 11th ऑफ नवंबर 1918, 1918 को 11 नवंबर को है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेल्श केक्स मेड ऑफ? ये क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट में तो मौजूद है। बहरहाल तैयारी करना बुरी बात नहीं है, हर चीज़ की बुक में जितनी भी चीज़ें हैं उसको तैयार होना चाहिए, बट आई टेल यू कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कम आते हैं। ये नहीं है कि आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, तो इस वजह से तैयारी तो होनी चाहिए, बट फिर भी आप देख लें कि इतना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सही है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि वेल्श केक किस चीज़ से बने हुए हैं? वेल्श केक बेसिकली फ्लावर से, ड्राइड फ्रूट से और स्पाइसेस से बने हुए होते हैं। ये वेल्श केक जो है वो वेल्स का नेशनल फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर टेस्ट में आया हुआ होता है। वेयर इज़ द लंदन आई सिचुएटेड? अब देख लें, आप कहेंगे अच्छा लंदन आई तो लंदन में ही है, तो यहाँ पे लंदन तो है ही नहीं है, लेकिन सिचुएट का मतलब होता है कि किस जगह वो खड़ी हुई है तो लंदन में, पर लंदन में किस जगह पे वो बनाई हुई है, तामीर की गई हुई है, लंदन आई कहाँ पे है? तो लंदन आई जो है ये आपको याद रखना चाहिए कि ये ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर टेम्स, रिवर टेम्स जो है उसके सदर्न बैंक पे है। तो अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन यूँ भी आ जाता है कि दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी और आपको कहा जाएगा कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। एक में आपको सदर्न बैंक का लिखा हुआ आ जाता है और एक में आपको नॉर्दर्न बैंक का लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि लंदन आई, देखिए आप यूँ देख लीजिए कि लंदन आई सिचुएटेड, सो सिचुएटेड जिस तरफ सिचुएटेड है उस जगह का नाम भी साउथ से ही स्टार्ट हो रहा है, सदर्न है। ठीक है, सो आपने इस तरह कनेक्शन एक बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉनर्क एंड द गवर्नमेंट? मॉनर्क कहते हैं किंग या क्वीन को, तो इस केस में तो क्वीन है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II जो है वो क्वीन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वीन का और गवर्नमेंट का आपस में क्या ताल्लुक होता है? तो आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे के वो कज़न्स हैं या मामे के या चाचे के बेटे हैं या बेटियां हैं, ये वाला रिलेशनशिप नहीं है। यानी गवर्नमेंट का और मॉनर्की का आपस में क्या ताल्लुक है? तो आप देख लीजिए कि अप्रूव द गवर्नमेंट्स डिसीजंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी जो क्वीन है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को अप्रूव करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, या फिर एडवाइज वार्न एंड एनकरेज गवर्नमेंट्स डिसीजन, या उनको मशवरा भी देती है, वार्न करती है, या एडवाइज एनकरेज एंड इम्प्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए सारे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि क्वीन का काम है कि वो का एडवाइस भी कर सकती है, वार्न भी कर सकती है और इनकरेज भी कर सकती है। यानी एडवाइस कैसे कर सकती है? वो आपको वो कह सकती है गवर्नमेंट को कि लेट्स से कोरोना वायरस है तो इससे वैक्सीन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाइए ताकि ये मसला ख़त्म हो। वार्न का ये मतलब हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को कह सकती है कि आपकी ये पॉलिसी जो है ये आगे चल के कहीं नुकसान देना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा इस पे सोचिए। और इनकरेज कर सकती है कि हाँ जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आप बना रहे हैं, सो कीप डूइंग दैट, इस तरह। लेकिन खुद कुछ भी नहीं बना सकती या कर सकती। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूके इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझना चाहिए। मोनार्की देखिए कहते हैं जहाँ पे बादशाह तो किंग या क्वीन हो, जैसे कुछ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा किंग्स होते हैं, कुछ में क्वीन, जैसे यूके में क्वीन है, और कुछ कंट्री में प्रेसिडेंट्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं।
ठीक है। अब यूके में क्वीन भी है और यूके में प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट एक आदमी को सेलेक्ट करती है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। और साथ में मॉनर्की का मतलब है कि क्वीन भी है। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है, यानी इसमें पार्लियामेंट भी है, इसमें क्वीन भी है, और दूसरे अल्फाज में इसमें प्राइम मिनिस्टर भी है और इसमें किंग भी है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या इंडिया से है या बांग्लादेश से है, तो आप ये देखेंगे कि इन तीनों कंट्रीज़ में ना तो क्वीन है ना किंग है, ठीक है। इन तीनों में हमारे हमारे ये जो तीन कंट्रीज़ हैं, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि उनमें प्रेसिडेंट्स हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर, यानी हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, यूके में प्राइम मिनिस्टर भी है और मॉनर्की भी है। तो इसी वजह से ये वाला आंसर करेक्ट हुआ कि इसमें ये दोनों लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you need to apply to become a permanent resident in or the citizen of the UK? आपको यूके का परमानेंट रेजिडेंट या यूके का सिटीजन बनने के लिए कौन सी दो चीज़ें चाहिए इनमें से? ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए ये नहीं हो सकता, लाइसेंस का क्या काम है सिटीजनशिप के साथ? टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, सो देखिए टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश अगर ना होती तो आपको B1 करना पड़ता। सो एक तो ये हो गया। अब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डिग्री, आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि क्या सारे के सारे ब्रिटिश नेशनल या सेटल्ड पर्सन जो हैं उनके पास डिग्री है? नहीं, सारों के पास नहीं होती। तो इस वजह से ये भी रिक्वायरमेंट ना हुई। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन द यूके, अब जब लाइफ इन द यूके का आपको जो ही बात आई तो आप खुद ही तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की। तो ये देखें ना, लाइफ इन द यूके का ही तो तैयारी हो रही है। तो हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक B1 चाहिए, एक लाइफ इन द यूके चाहिए। अब भी अगर किसी को शक हो कि पता नहीं मेरे वकील ने यूँ कह दिया, वकील ने वो कह दिया कि उसको B1 नहीं चाहिए लाइफ इन द यूके, तो ये देख लीजिए, ये यूके लाइफ इन द यूके के टेस्ट के अंदर गवर्नमेंट की बुक के अंदर ही सवाल है। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि which British scientist was awarded a Nobel Prize for discovering the structure of the DNA molecule? ये ज़रा साइंटिफिक किस्म का सवाल, लेकिन ज़ाहिर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। वो कौन सा ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसको DNA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था? अब आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है गोल सा। अब ये सही तरह से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि वो ऐसे होता है एक्चुअली, और उसके गिर्द ऐसे दोनों वॉल्स भी होती हैं, और फिर दूसरा उसका इस तरफ से जा रहा होता है ऐसे। तो वो DNA होता है, ये इंसान के जिस्म जो उसके सेल्स हैं उसके अंदर होता है। तो ये कौन सा साइंटिस्ट था? तो ये आपको ये पता चलना चाहिए कि ये सर फ्रांसिस, नॉट सर, ये फ्रांसिस क्रिक था। ये वो साइंटिस्ट था जिसने, ये अकेला नहीं था, इसने एक टीम थी जिसमें मिलके, उस टीम में अमेरिकन साइंटिस्ट भी थे, ये भी था। तो इस वजह से इन्होंने अपने साइंटिस्ट का नाम पूछा है, ठीक है। सो DNA स्ट्रक्चर को बनाने वाला डिस्कवर करने वाला फ्रांसिस क्रिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु एस्टेब्लिश्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको मैं बता दूं कि हेनरी द 8th जो था, ये वो हेनरी द 8th है जिसने 6 शादियां की थी। ओके, अब आप कहेंगे कि चलो शादियों की बात शुरू कर दी, लेकिन असल में तो सारा झगड़ा ही शादियों से हुआ था। इसको 6 शादियां, इसको मतलब एकदम से 6 शादियां नहीं करनी पड़ी थी इसको। पहली बीवी के बाद एक दूसरी बीवी की शादी के साथ शादी करने की ज़रूरत पड़ी, और क्योंकि इसका पहली बीवी से बेटा नहीं हो रहा था और इसको बेटा चाहिए था, ये किंग था, चाहता था कि इसका एक बेटा हो जाए ताकि वो इसके बाद किंग बने। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर दूसरी शादी करने का अलाउ नहीं था, ठीक है। इसने पोप को कहा कि आप ज़रा हमें परमिशन दें कि हम दूसरी शादी कर लें। पोप ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रिलीजन के अगेंस्ट है। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर इसने फिर नहीं, मतलब इतने प्यार से नहीं कहा, लेकिन इसने फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया।
इसने फिर कहा कि मैं नहीं मानता फिर रोमन कैथोलिक चर्च को, हम चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाएंगे, इसमें हम खुद ही रूल हम बनाएंगे, खुद ही तय करेंगे। और फिर इसके बाद ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड भी खुद बन गया, और फिर दो तो क्या, फिर 6 शादियां की। सो हेनरी द एट्थ ये वो आदमी है जिसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया, ठीक है। सो ये एलिजाबेथ वन का बाप था, इस वजह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन डज लेंट टेक प्लेस। सो क्वेश्चन ये है कि लेंट कब स्टार्ट होता है। लेंट आपको बता दूं कि जैसे जैसे मुसलमान हैं वो रोज़े रखते हैं, 30 दिन के लिए रोज़े रखते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर भी जो ईस्टर से पहले रोज़े रखे जाते हैं और वो 40 दिन के होते हैं, तो उसको हम उसको लेंट कहते हैं। तो लेंट जो होता है वो, ये आपको अभी बताया कि ईस्टर की बात हो रही थी, तो 40 डेज बिफोर ईस्टर, ईस्टर जो होता है उससे 40 दिन पहले का जो पीरियड होता है उसको लेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह है जैसे रोज़े रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल गैलरीज इज नॉट लोकेटेड इन लंदन। ये देख लीजिए हाईलाइट हुआ है, तो आप इसको ख्याल करें कि वो कौन सी नेशनल गैलरी है जो कि लंदन के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो लंदन के अंदर जो मौजूद नहीं है वो है द नेशनल म्यूजियम, ओके। टेट ब्रिटन, द नेशनल गैलरी एंड टेट मॉडर्न, ये तीनों के तीनों सेंट्रल लंदन में है, लेकिन ये नेशनल म्यूजियम जो है ये नहीं है। Question number 14. How much can you be fined if you watch TV but do not have a TV license? अगर आपके पास टीवी लाइसेंस नहीं है और फिर भी आप टीवी देखते हैं तो आपको कितना फाइन हो सकता है। तो ये आपको देख लीजिए, पता चल गया है कि 1000 पाउंड्स फाइन हो सकता है। तो ये ड्रामे वगैरह उधर ही रह जाएंगे कि अच्छा भला फाइन है, तो इस वजह से टीवी लाइसेंस बना लेना ही अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, और क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज द क्लॉक एट द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन ऑल्सो नोन एज बिग बेन। आपने क्लॉक टावर देखा होगा लंदन में, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, उस टावर के ऊपर बिग बेन घड़ी लगी हुई है बड़ी सारी, और वो उसको बिग बेन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी एज कितनी है, वो कितने साल पुरानी है। तो ये आपको याद रखना होगा कि वो 150 साल पुरानी, 150 ईयर्स ओल्ड, अभी तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, members of the European Parliament are elected on the basis of जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं जिनको MEPs भी कहते हैं, उनकी इलेक्शन कैसे होती है। पर्सनल अचीवमेंट्स की बेस पर होती है, इंस्टेंट रन ऑफ की बेस पर होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बेस पे होती है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ये दो तो लागू ही नहीं होते, हम इसको छोड़ते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि लेट्स से दो एरियाज हैं ए और बी, ठीक है। ए में 50 लोग रहते हैं और बी में 100 लोग रहते हैं। तो 50 में से एक MEP बनेगा और 100 में से 2 MEP बने, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ से जो 2 MEP चले जाएंगे। अब अगर एक और एरिया हो जाए जिसमें से 150 लोग हैं, तो फिर वहाँ पे 3 MEP बनेंगे, यानी हर 50 लोगों के पीछे एक MEP बन सकता है। तो ये इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज दैट वाज क्रिएटेड with which two purposes। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ ने मिल के बनाई, जिसको नेटो भी कहते हैं, ये इसके बनाने के कौन से दो पर्पस थे, कौन से दो मकासद थे इसको बनाने के लिए। तो प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, इसका ह्यूमन राइट्स के साथ कोई काम नहीं है। हेल्प ईच अदर इफ दे कम अंडर अटैक, एक तो ये आंसर हो गया। मेंटेन पीस बिटवीन इट्स मेंबर्स, और दूसरा आंसर ये हो गया। प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग्स। देखो ये जो नेटो है ये जंग के को जहन में रखते हुए बनाया गया था कि जंग अगर किसी, लेट से नेटो में जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम में से किसी पे भी अटैक हो जाए और आपस में भी अमन कायम करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, तो ये दो इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर इज यूज्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स फॉर माइनर डिस्प्यूट्स फॉर। जो स्मॉल क्लेम प्रोसीजर है, ठीक है, क्लेम्स का मतलब होता है जब आप मनी क्लेम करते हैं, जब आप पैसा मांगते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में जब माइनर डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं पैसे से रिलेटेड, ठीक है, ये नहीं मियाँ बीवी के झगड़े की बात नहीं हो रही, पैसे से रिलेटेड झगड़े जब होते हैं तो उसमें कौन से जो दो किस्म के सॉरी जो दो कंट्रीज हैं इंग्लैंड और वेल्स में, कितने पैसों से रिलेटेड को स्मॉल क्लेम कहा जाता है, तो इसका आंसर ये है कि 10,000 से कम कम जो अगर पैसा इन्वॉल्व है ना किसी भी झगड़े में, तो वो स्मॉल क्लेम प्रोसीजर में आएगा। नेक्स्ट, what name is given to the period of the 18th century when new ideas about politics, philosophy and science were developed? 18वीं सदी में उस पीरियड का क्या नाम है जब सियासत, फिलॉसफी और साइंस में नए नए ख्यालात ने जन्म लिया, नए नए ख्यालात आए, तो उसको एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखिए, अब जो नए ख्याल होते हैं, न्यू आइडियाज जो होते हैं, देखिए नई सोच, नई किरण, नई उम्मीद, तो इसके अंदर लाइट का लफ्ज़ है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब एक कमरे में लाइट बंद हो तो कुछ ही नहीं नज़र आ रहा होता, और लाइट ऑन कर दी जाए तो हर नई नई चीज़, सारी चीज़ें चमक के नज़र आ रहती हैं। ठीक है, सो आप ये देखिए कि इसमें एनलाइटमेंट, तो इसमें एनलाइटमेंट जो है वो चूज़ करना है जिसके अंदर लाइट है, और लाइट रिप्रेजेंट करती है न्यू आइडियाज़ को, रोशनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा का मीनिंग क्या है? ये जो मैग्ना कार्टा है, ये लफ्ज़ जो है, ये मैग्ना का मतलब होता है, अब आप देखें, द बिग चार्टर, द ग्रेट चार्टर, द किंग्स चार्टर, द स्मॉल चार्टर। ये जो आखिरी दो हैं ना, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा पहले जो दो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल करीब हैं। मैग्ना का मतलब होता है बहुत अजीम, बड़ा। अब देखिए, बिग भी मैग्ना का मीनिंग दे सकता है, ग्रेट भी दे सकता है। कार्टा का मतलब चार्टर होता है, मुआहिदा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो द ग्रेट चार्टर है। ठीक है, बिग चार्टर नहीं है, हालांकि मीनिंग में दोनों ठीक हैं। ये तो इस तरह कंफ्यूज की जाता है ना, बाज़-औक़ात क्वेश्चंस में इस तरह कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। सो आपको याद रखना है कि ग्रेट चार्टर जो है मैग्ना कार्टा है। When did the Wars of Roses end? Wars of Roses जो है वो कब एंड हुई थी? Wars of Roses जो है वो 1485 में एंड हुई थी। ये 30 साल की जंग है, और ये 30 साल जारी रही दो किंग्स के दरमियान। इंग्लैंड के ही दो किंग्स थे, उन्होंने एक कहता था मैं किंग बनूंगा, दूसरा मैं बनूंगा, आपस में लड़े 30 साल, दूसरे को मारा, और फिर उसके बाद एक बन गया किंग, और जो किंग बना उसने जिसको मारा उसकी बेटी से, भतीजी से शादी कर ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चांसलर ऑफ एक्सचेकर? ये क्वेश्चन जो है वो इसका मतलब ये है चांसलर, सॉरी मैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या वो एजुकेशन को देखता है, या एग्रीकल्चर को, या इकोनॉमी, या डिफेंस को? चांसलर ऑफ एक्सचेकर का मतलब होता है ये एक वजीर है, जिस तरह हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो एक्सचेकर जो मिनिस्टर, ये मिनिस्टर जो होता है, इसका काम है इकोनॉमी को देखना। ठीक है, अब आपको समझाते हैं हम। ये देखें, आप इस एक्सचेकर के अंदर एक वर्ड चेक भी है। ठीक है, चेक होता है जैसे हम कहते हैं 50 पाउंड का चेक, 100 पाउंड का चेक लिख के दे दें, तो जो चेक होता है ये इसका ताल्लुक पैसे से है, बैंक से है। ठीक है, तो आपको इस बात से याद रखना है, जो ही चेक, एक्सचेकर पड़ा चेक का, अच्छा, तो इसका कोई काम पैसे से है। सो पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो इकोनॉमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डिड आइजैक न्यूटन स्टडी? आइजैक न्यूटन ने जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी की है? ठीक है, तो आइजैक न्यूटन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। आप यूं समझ लो कि आइजैक जो है, इसके नाम का जो लास्ट लेटर है वही लेटर इसकी यूनिवर्सिटी
का भी फर्स्ट लेटर है। आइजक और कैम्ब्रिज, ये यूं याद रखिए। नंबर 24, हु इन्वेडेड इंग्लैंड आफ्टर द रोमन्स। रोमन्स जो थे उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर किसने आके अटैक किया और कब्जा भी किया, तो वो लोग थे एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, सो रोमन्स के बाद एंग्लो सैक्सन्स आए। ठीक है, तो ये इस तरह ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। और ये हमारा इसी तरह टेस्ट भी आज का पूरा हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ आ गई होंगी। इस तरह टेस्ट करते हैं, ये इसकी रूह है, इस तरह स्पिरिट है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।